ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम, ये आप मुझे यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर में हुआ है, जो कि एक प्रिंसली स्टेट थी काठियावाड़ गुजरात के अंतर्गत। इनके माता पिता हैं ये, डैट इज फादर का नाम है करमचंद उत्तमचंद गांधी, जो कि दीवान थे पोरबंदर स्टेट के। और दूसरी बात तरफ है इनकी माता का नाम, वो है पुतलीबाई, जो कि जूनागढ़ से बिलोंग करती थी। तो माता पिता इनके इंपॉर्टेंट है, नाम पेपर में आते हैं, वैसे भी आपको पता होने चाहिए ये। बात करते हैं इनकी शादी की। इनकी शादी जो हुई वो कस्तूरबा गांधी से होती है 13 साल की एज में। और जब ये 13 साल की एज में इनकी शादी होती है, लेकिन जो कस्तूरबा गांधी है वो 14 साल के, यानी कि इनसे वो बड़ी थी। इनके 4 बेटे होते हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये 4 बेटे हैं इनके। इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, जैसे कि इन्होंने इंडियन ओपिनियन को पेपर को एडिट किया था साउथ अफ्रीका में। उसके अलावा जो है इन्होंने हरिजन गुजराती में, यंग इंडिया इंग्लिश में, और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने करी हैं, ये इन्होंने एडिट करी हैं। इनके ये कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ये बुक्स देख लीजिए एक बार। ये है हिंद स्वराज, इनकी बुक है, हरिजन, यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये गांधी जी के साथ ये लिंक करती हैं। गांधी जी की ये ये तो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बाकी जो है इन्होंने लिखी हैं और एडिट करी हैं। अब बात करते हैं, जब ये महात्मा गांधी पढ़ने स्टार्ट किया था इन्होंने, तो प्राइमरी एजुकेशन ये पूरी करते हैं राजकोट के अंतर्गत। फिर थोड़ा सा आगे निकलते हैं, हाई स्कूल में राजकोट में ही करते हैं ये 11 साल की एज में। इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करी है लॉ की। कब? मतलब ये पढ़ाई करी है लॉ की, और फिर ये बाद में इंडिया में वापस आते हैं 1891 में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि देखो, इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी राजकोट में और बॉम्बे में, इन्होंने अपना काम किया, लॉयर वाला काम किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर ये 1893 में ये चले गए नटाल साउथ अफ्रीका में, और वहां पे अपने क्लाइंट का केस अपने हाथ में लिया, जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला, और जो कि एक गुजराती मर्चेंट थे। कहां पे? नटाल साउथ अफ्रीका में। ओके, ये है जी दादा अब्दुल्ला। ओके, अब देखिए जी, ये कुछ बुक्स हैं जिन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत इफेक्ट डाला, उनकी जो लाइफ है वो चेंज करके रख दी। जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस, जिसे हम सवन्य अवज्ञा के नाम से जानते हैं, डेट इज थोरू के द्वारा लिखी गई है। एक है लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने लिखी है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। एक है अनटू दिस लास्ट, जो लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन रस्किन के द्वारा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इन बुक्स ने गांधी जी की जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, और पॉजिटिव चेंजेस देखने को उनको मिले हैं अपनी लाइफ में। और आगे जाके जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो है योगदान दिया, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करी थी। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपार्थी वर्ड यूज करते थे, वो गोरा काला जिसे हम वर्ड यूज करते हैं, और इनको लेबर की तरह सब्जेक्ट, मतलब लेबर की तरह माना जाता कि ये लेबर ही है। और एक बार ये ट्रेन में जर्नी कर रहे थे फ्रॉम डरबन टू प्रेटोरिया, और एक इंग्लिश मैन ने इनको जो है गाड़ी से बाहर भेज दिया, मतलब निकाल दिया, और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। और जब इनको मतलब बाहर इनको फेंक दिया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया, और सड़क पे देखो, आपके सामने है, सड़क पे से धक्का मारा, और स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के ऊपर इनको धक्का मारा, और ये इसके बाद क्यों मारा? गोरा काला भेदभाव, अपार्थी मूवमेंट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर जोहान्सबर्ग में इनको होटल में भी नहीं रुकने दिया गया, अगेन वही सेम चीज, गोरा काला की भेदभाव वाली बात चल रही है। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया कि यहां पे जो इंडियन वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलके साउथ अफ्रीका में ये रहेंगे, और उनके लिए ये काम करेंगे, यहां पे उनके राइट्स के लिए काम करेंगे। और ये यहां पे रहे
1914 तक, यानी कि 1914 तक ये यहां पे रहते हैं। गॉट इट। अब उसके बाद जब ये साउथ अफ्रीका में थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में बनाया और वहां पे एक वीकली पेपर जिसे हम इंडियन ओपिनियन के नाम से जानते हैं 1903 में इस्टेब्लिश किया, मतलब उनको एडिट किया। फिनिक्स आश्रम 1904 में बनाया और इन्होंने यहां पे जो है 1906 में ट्रांसवाल के अंतर्गत जो है पहली बार अपना सत्याग्रह लड़ा, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पे चलना। तो उस केस में इन्होंने क्या किया, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि हाँ हम माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और जगह जगह पे भी जहां जहां पे भी वो जाएंगे उनके पास होना चाहिए, नहीं तो उनके साथ अत्याचार होता था। तो इस चीज के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह किया था ट्रांसवाल के अंतर्गत 1906 में। फिर इनको जेल भी करी गई, 1908 तक ये जेल में भी रहे हैं, यानी कि 2 साल के आसपास ये जेल में भी बिता के आए हैं। फिर उसके बाद ये जब वापस आते हैं तो टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाते हैं 1910 में। तो कहने का मतलब ये है, ये फिनिक्स सेटलमेंट है, ये जो है आपका ये फिनिक्स आश्रम, ये फिनिक्स है और नटाल है, और उसके बाद जो है ये आपका जो है टॉल्स्टॉय फार्म है, और इन्होंने यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। फिर ये भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में, जिस दिन आपको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जाने के नॉन रेजिडेंट NRI डे जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना खुद वॉलंटियर की तरह काम भी किया है, और ये ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत जो है एम्बुलेंस रन भी करवाई थी इन्होंने, जब अंग्रेज लड़ रहे थे बॉयर्स वॉर 1899 से 1902 में। और इस चीज से प्रभावित होकर, इस चीज से खुश होकर जो ब्रिटिशर गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, तो उन्होंने इनको एक टाइटल भी दिया था केसरी हिंद। जैसे भारत में हमारा भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ऐसे ही यहाँ पे केसरी हिंद का टाइटल जो है महात्मा गांधी जी को मिलता है। और इसका रीजन क्या है, बॉयर्स वॉर के अंदर जो है इन्होंने एम्बुलेंस चलाई थी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके जीवन में है। तो आप समझो इस चीज को कि क्यों इनको राष्ट्रपिता वर्ड जो क्वेश्चन मार्क है वो क्यों है, कहा भी गया था या नहीं भी कहा गया था, क्या इनकी जीवन में ऐसी चीजें हुई जो लोग आज भी इनको अपना रहे हैं या इनकी जो चीजें को फॉलो करते हैं, ये सब चीज जानने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब बात मैंने जैसे आपको बताया कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत देश में आए थे और NRI डे सेलिब्रेट किया था। तो ये जब भारत देश में आते हैं ये उसकी पिक्चर है। उसके बाद जो है ये आते ही जो है साबरमती आश्रम बनाते हैं, वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है आपकी ये मूवमेंट्स वगैरह चलने लग जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन भी चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक जो है आपको देखने को मिली है। और उस टाइम पे अंग्रेजों को हेल्प करवाने के लिए बोला गया था, यानी कि गांधी जी ने लोगों को बोला था कि इनकी हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे देश पे राज कर रहे हैं, बट हमारी एक जो है कहते हैं कि एक नेचुरल ड्यूटी है कि हम इनको सपोर्ट करें, हम इनको जो है फॉलो करें, इनको बचाएं, क्योंकि ये इस कंडीशन में जो भी इस टाइम पे चल रही है कंडीशन देश के अंतर्गत, उसमें हमारा सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए। तो गांधी जी ने ये बातें भी करी थी और देश के लोगों ने सपोर्ट भी किया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ हैं, ऐसा नहीं था। वो जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इन्होंने यहाँ पे करी थी। तो यहाँ पे लोगों ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दिया अंग्रेजों का। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे सत्याग्रह जो है इंडिया में भी किए गए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इनका पहला सत्याग्रह था दैट इज ट्रांसवाल में 1906 में था। फिर जब ये इंडिया में वापस आ जाते हैं 1915 में, 1915 में भारत में आके ये सबसे पहला जो सत्याग्रह करते हैं वो करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने लेके आए थे कौन, राजकुमार शुक्ला, और इनके लोगों को मिलवाने लेके आए थे चंपारण बिहार में। और इसमें एक्चुअली क्या था
इसे हम तीन कथिया लगान के नाम से भी जानते हैं। तीन कथिया लगान में होता क्या गया था कि जो आपके वर्कर्स थे चंपारण के, उनको इंडिगो कल्टीवेशन यानी कि नील की खेती करवाने के लिए बोला जाता था कि नील की खेती आप करवाएं, और इस चीज से आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह खत्म हो जाएगी, और मतलब पैसा अच्छा कमा लोगे लेकिन लॉन्ग टाइम में आपकी जमीनें खराब हो जाएंगी। और ये गांधी जी ने, मतलब राजकुमार शुक्ला जब इनको लेके आए गांधी जी को, लोगों से प्रॉब्लम पूछी, लोगों इनको बोला कि आप लोग जो है बिल्कुल इनकी चीजों को मत माने। तो ये गांधी जी का भारत देश में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि ये पहला जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला तो थे ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अनुराग नारायण सिन्हा, ये बहुत प्रोमिनेंट लॉयर जो हैं गांधी जी के साथ यहाँ पे जुड़े थे। तो यही वो लॉयर हैं, यही वो लोग हैं जो आगे इंडिपेंडेंस में भी हेल्प करने वाले हैं, जो गांधी जी के साथ होंगे, आईएनसी के साथ होंगे। ओके, अब उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने दूसरा आंदोलन जो भारत देश में किया, तो दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा एक जगह है गुजरात के अंतर्गत, और ये गांधी जी की पहली नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी। ये गांधी जी की पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, यानी कि असहयोग आंदोलन। ये टर्म असहयोग आंदोलन नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन गांधी जी ने पहली बार जो है असहयोग देने की बात करी थी अंग्रेजों को, यानी कि हम सहयोग नहीं देंगे अंग्रेजों को। इसमें क्या बोला गया था कि अगर आपकी जमीनें, जो आपकी जमीनें प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, अगर उसकी जो प्रोडक्शन है 1/4 जो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग, देन उसके बाद जो है उसके लिए किसानों को माफ किया जाएगा, अदरवाइज वहां पे टैक्स लिया जाएगा। लेट सपोज आपने जमीन में, जब आपने लास्ट ईयर कोई खेती करी, आपने कोई चीज 100 रुपए की चीज बनाई, ठीक है, आज वो कह रहे हैं, खेड़ा सत्याग्रह में बोल रहे हैं कि अंग्रेज बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने 1/4 यानी कि इस साल जो है 25 रुपए की अगर कोई क्रॉप बनाई है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 25 से अगर कम हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपका जो टैक्स है वो माफ है। इस चीज से प्रभावित हुए थे क्योंकि यहां पे सूखे पड़ रखे हैं, और यहां पे इस सत्याग्रह के अंतर्गत जो जब लोगों ने इनको बोला, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग फिर मिले, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल जी, इंदुलाल याग्निक जी, ये बहुत जो है गांधी जी के फॉलोअर बन गए, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में आगे भी गए जब हमारा देश आजाद होगा। तो ये आपने देखो, हमने डिस्कस किया जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जी, ये तो नाम हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये ऐसे लोग ऐसे नहीं मिले हुए, ये इन आंदोलनों से मिले हुए हैं, ये सत्याग्रह की राह पे चलते हुए लोग मिले हुए हैं ऐसे। गॉट इट? तो ये पता होना चाहिए आपको, ये खेड़ा सत्याग्रह में ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद गांधी जी ने पहली हंगर स्ट्राइक करी थी 1918 में, जो कि थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या था जी जी, ये जो आपने देखा है कि यहां पे जो प्लेग जो फैलता था ना, तो जो कंपनी होती थी वो जो वर्कर होते थे उनको बोनस देती थी, तो इनको बोनस देने के लिए मना कर दिया गया। और जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कहते हैं कि हमें जो है 50% जो हमारी वेजेस हैं, यानी कि हमारी तनख्वाह जो है उसमें 50% की वृद्धि करी जाए, और साथ के साथ जो है आपके जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी कि जो कंपनी के मालिक थे, वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 20% बोनस देंगे। एट द एंड दोनों की बातें चली, और गांधी जी ने यहां पे बोला कि हम पहले हंगर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि हमने इसे कोई खाएगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर मनवाना है तो यह चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये गांधी जी की हंगर स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई, और जो वर्कर्स हैं और जो कंपनी के मालिक हैं, तो इन्होंने 35% के ऊपर हां करी, यानी कि 35% के ऊपर इनका मामला सेट हो गया। क्योंकि वर्कर कह रहे थे 50, ये कह रहे थे 20, तो दोनों का सेंटर यानी कि 35 पे इन्होंने हां कर दी कि अब जो बोनस मिलेगा वर्कर्स को वो 35% यहां पे मिलेगा। ये वर्कर्स जो हैं, ये सबसे पहले अनुसुईया साराभाई जी के पास गए थे कि हमें जस्टिस दिलाइए। तो ये अनुसुईया साराभाई जो हैं, ये गई थी महात्मा गांधी जी के पास, और महात्मा गांधी जी ने इस हंगर स्ट्राइक को अपना टूल माना, और जिसके कारण ये सक्सेसफुल हुई चीजें। ओके, तो ये थी आपकी दैट इज हंगर स्ट्राइक। अब गांधी जी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखने को आपको मिलती है दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जैसे कि 1919 का खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में दो लोग थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली एक्चुअली क्या था, ये खिलाफत मूवमेंट में क्यों मतलब ये इवॉल्व हुई। 1913 में टर्की के सुल्तान थे, उनको खलीफा कहा जाता था, जो कि एक सुपीरियर लीडर होते हैं इनके। तो
तो उनको हटाया गया। जब उनको हटाया गया और साथ में साथ ये बोल दिया गया कि अब कोई कुछ नहीं है, कोई खलीफा नहीं है, हम लोग हैं। हम लोग मतलब अंग्रेजी सब कुछ है। तो इससे प्रभावित कौन होंगे? मुस्लिम। तो ऐसे ही मुस्लिम हमारे इंडिया में भी हैं और इंडिया में भी अंग्रेज हैं। तो इसी कारण मुस्लिम जो लोग हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने आंदोलन किया, खिलाफत मूवमेंट, कि उस जो खलीफा की जो इन्होंने तौहीन करी है उससे मतलब बदला लिया जाएगा। तो अब उसके कारण दो लोग, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लीडर्स थे जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट लीड किया। और एक सीधी सी बात है कि गांधी जी के कहने पे इन्होंने भी, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, वर्ल्ड वॉर 1 में गांधी जी ने इनको सबको बोला था कि आप भाई अंग्रेजों का साथ दो। तो इसका मतलब हिंदुओं ने भी, आईएनसी ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और मुस्लिम लोगों ने भी सपोर्ट किया था गवर्नमेंट का, गांधी जी का, जिसके कारण ये सब चीजें हुई थी। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद जो है चलते चलते खिलाफत मूवमेंट जब चली तो उस टाइम पे साथ के साथ ही यहां पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाफत मूवमेंट, उस टाइम पे जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, या आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है ना, वो काफी ज्यादा हाई हो रखी है। क्रांतिकारी जो भावनाएं हैं, क्रांतिकारी जो लोग उठ रहे हैं, तो वो हाई लेवल पे चल रही हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए जो अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, ये भी 1919 में पास किया गया। और ये एक ब्लैक एक्ट है 1919, ये एक ब्लैक एक्ट है और एक अनार्कियल एक्ट है, जिसमें बोला गया अगर कोई बंदा, 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो उनको सीधा जेल में डाला जाएगा। नो वकील, नो दलील, नो अपील। तो ऐसा चलते 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 पंजाब में एक हड़ताल होती है। जब पंजाब में एक हड़ताल होती है तो वो हड़ताल में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, क्योंकि हड़ताल के अंदर जो है पंजाब के अंदर 2 लोग, डॉक्टर सत्यापाल और एक सैफुद्दीन किचलू, सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू को, दोनों को पकड़ा जाता है। और इस चीज को छुड़वाने के लिए लोग, पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में मिलते हैं और उधर से रॉलेट एक्ट लगा हुआ था। और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट, जो जनरल थे, दैट वाज माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो है गोली चलाने का आदेश दे देते हैं 13 अप्रैल 1919 को। अब यहां पे पूरा का पूरा हत्याकांड होता है, दैट इज इन द जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। अब यहां पे 2 इवेंट चल रहे हैं, एक तो खिलाफत मूवमेंट चल रहा है जो मुस्लिम पीपल कर रहे हैं, और एक पूरे देश में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बातें चल रही हैं। तो जो इनके पास केसरी हिंद का टाइटल था, ये वापस कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये। क्योंकि ये क्यों वापस करते हैं? क्योंकि गांधी जी यहां पे इंक्वायरी बिठाते हैं कि भाई इंक्वायरी करो, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और उसमें जो जनरल डायर थे जिसने गोली चलाई थी, तो उसको क्या किया गया, कुछ मतलब उसको ज्यादा कोई सख्ताई से उसके साथ बर्ताव नहीं किया गया, बस उसको छोड़ दिया और वापस लंदन भेज दिया। तो अब उसके बाद गांधी जी ने यहां पे सबको बोला कि हम करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। अब ये असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारे बायकॉट करेंगे, चाहे वो ब्रिटिश गुड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नौकरियां हैं, कुछ भी। तो सब लोगों ने स्कूल, कॉलेज सब कुछ छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, सब कुछ किया। तो जैसे इन्होंने केसरी हिंद का टाइटल छोड़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है आपका दैट इज नाइटहुड का टाइटल छोड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने टाइटल छोड़े। तो एट द एंड पूरे देश के एक 1 मैन आर्मी टाइप एक पर्सन जिसका पूरा बोलबाला चल रहा है पूरे देश में, वो पर्सन है महात्मा गांधी। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, इसमें पूरा का पूरा देश जो है इन्वॉल्व हो गया। और पूरे के पूरे देश इन्वॉल्व इसीलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने बोला हम सहयोग नहीं देंगे अंग्रेजों को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, असहयोग करेंगे, और हम 1 साल में आजादी ले लेंगे। अब जब 1 साल में आजादी लेने की बात करी तो भाई जो खिलाफत मूवमेंट है, तो खिलाफत मूवमेंट भी गांधी जी के साथ मिल जाती है और गांधी जी को कहती है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन भी आप बनिए। क्योंकि उस टाइम गांधी जी जो है एक लीडर नहीं है, एक मास लीडर बन चुके हैं, पूरा देश उनके पीछे है। तो जब गांधी जी एक बात बोलते हैं कि 1 साल में आजादी, द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1 ईयर, तो ऑब्वियसली बात है पूरा देश तो हिलेगा। और इसीलिए जब ये अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, आईएनसी एक नागपुर सेशन में मिलती है जो ऑफिशियली कहती है कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। लेकिन एक चीज होती है, 4 फरवरी 1922, 4 और 5 फरवरी 1922 में एक चोरी चोरा हत्याकांड होता है गोरखपुर के अंतर्गत, जिसमें 22 पुलिसमैन को
पुलिस चौकी के साथ जला दिया जाता है और गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर देते हैं। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म करने का लॉजिक क्या था? क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी कि गांधी जी जो हैं अहिंसा के पुजारी हैं, नॉन वायलेंट पर्सन हैं। तो यहां पे क्या होगी? वायलेंस हो जाती है। तो इसके बाद गांधी जी ने बोला कि मैं इनके जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब कहने का मतलब है मैं पॉलिटिकल चीजें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क के लिए काम करूंगा, यानी कि मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसके बाद ये बात हुई चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है जी, अब ये समाज के लिए काम करेंगे। तो समाज में ऐसा क्या काम किया है इन्होंने? 1924 में, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनको लीडर बना दिया जाता है, यानी कि चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बेलगांव कर्नाटका से। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। एक्चुअली क्या था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था और ये अपनी मोनोपोली समझते थे। लेकिन सॉल्ट क्या है भाई, नेचर में बनता है, आपके जो बाहर हैं चीजें, दैट मीन्स कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पे आपका क्या बनता है? नमक बनता है। लेकिन गांधी जी का सीन क्या चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब गांधी जी कहते हैं कि हम तो टैक्स देंगे नहीं, तो ये कहते क्या है कि अब हम डांडी मार्च करेंगे, अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे, अब हम सॉल्ट टैक्स को तोड़ के हटेंगे। तो ये होता है जी 6 मार्च 1930 में और चलता है 12 अप्रैल 1930 तक। जाने कि ये टोटल 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक जो है चलता है। ठीक है। अब इस केस के अंदर 24 दिन का ये समय है। ठीक है, 24 दिन का ये समय है, क्योंकि 12 और 18 30 और 6 24। ठीक है, 24 दिन के अंदर 240 माइल्स जाने के 385 किलोमीटर का रास्ता ये कवर करते हैं, फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू द डांडी। ये दोनों जगहें गुजरात में ही हैं और वहां पे कोस्टल स्टेट के पास, यानी कि कोस्टल एरिया के पास जाके वहां से नमक उठाते हैं, क्रश करते हैं और कहते हैं कि अब हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे। और ये जो चीज है इन्होंने बोली थी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे बाद अब्बास तैयब जी इसको लीड करेंगे, और अगर अब्बास तैयब जी भी जेल में चले जाते हैं, इनको पकड़ लिया जाता है, तो सरोजिनी नायडू इनको जो है लीड करेंगी। तो ये जो थी, ये सॉल्ट टैक्स का टूटना, सॉल्ट टैक्स हम नहीं देंगे, तो ये ओरिजिनेशन पॉइंट है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक टाइप की वही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वही थी। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है कि हम उनकी बातें नहीं मानेंगे, जो भी उन्होंने बोला हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं मानेंगे। ठीक है, अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां पे ये स्टार्ट कर देते हैं, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी टाइम के दौरान साइमन कमीशन भारत में आता है। 1928 में भारत में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक रिपोर्ट बनाता है संविधान के ऊपर, और वो रिपोर्ट डिस्कस होनी होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, जिसमें प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चीजें बतानी होती हैं, रिफॉर्म लेके आने होते हैं। लेकिन गांधी जी ने यहां पे बोल दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी हुई है। अब पहली कॉन्फ्रेंस होती है, नहीं जाते ये, तो भाई सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आईएनसी उस टाइम पे क्या है, एक बहुत बड़ी पार्टी है। अब बीच में होता है 5 मार्च 1931 को, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको दिल्ली में साइन किया गया था। इरविन उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय हैं। इरविन ने बोला भाई बताओ आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, गांधी जी ने बोला जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको सबको छोड़ दो। लेकिन बदले में इरविन ने बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए, क्योंकि आईएनसी की साइड से ये गए थे, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से ये गए थे, क्योंकि आईएनसी उस टाइम की एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो जब ये गए हैं वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो देश की बड़ी पार्टी का होना वहां पे। तो जब वहां पे गए, इनसे ना कुछ पूछा गया, ना बोला गया, कुछ नहीं, बस उन्होंने अपने डिसीजन सुनाए। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई अब हम आएंगे वापस। गांधी जी आ जाते हैं इंडिया में वापस, लंदन में होती है ये कॉन्फ्रेंस। जब ये इंडिया में वापस आ जाते हैं ना,
तो उस टाइम आते ही इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले 5 मार्च 1931 में खत्म करने की बात करी। 1931 में ही जब वापस आते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं, जैसे ही वापस आते हैं ना भाई, तो क्या कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब गांधी जी को पकड़ा जाएगा, भाई तुमने पैक्ट साइन किया है हमारे साथ। तो जब जेल में डाला जाएगा ना, तो पीछे से क्या चल रही होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे होते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। और ये मैकडोनाल्ड अवार्ड घोषित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्युनल अवार्ड, यानी कि जातिवाद के ऊपर इलेक्टोरेट, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करते हैं। भाई ठीक है, आप नीची जाति, उस टाइम पे ये वर्ड यूज होते थे, आज नहीं, मैं समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं। अच्छा आप नीची जाति को, आपको रिप्रेजेंट, अच्छा आप ये कास्ट के हो, आपको रिप्रेजेंट, अच्छा ये हो तुम, ये आपको रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब अब आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से एक जातिवाद के ऊपर डिवाइड करने की बात करी। और गांधी जी कहां पे हैं, जेल में। गांधी जी कहते हैं कि हम इनको डिवाइड नहीं करा सकते, जाने के गांधी जी कहते हैं कि मैं डिवाइड नहीं होने दूंगा देश को, मैं डिवाइड नहीं होने दूंगा। इसीलिए वहां पे इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, यरवड़ा जेल में, पुणे की जेल थी। तो यरवड़ा जेल में जब ये गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, तो अंबेडकर जी को बुलाया जाता है, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट को जो लीडर हैं उनको बुलाया जाता है, जिनका नाम है अंबेडकर जी, की भाई ये हंगर स्ट्राइक कर दी है, ये मर जाएंगे, भाई इनकी बातें सुन लो। तो इसीलिए बात करी गई कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे, हम आपको रिजर्वेशन देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो आपकी जो है मतलब डिवाइड एंड रूल वाली जो बात अंग्रेज कर रहे थे, उसको खत्म करके, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके हम आपको रिजर्वेशन देंगे कि हां आप अपनी इलेक्टोरेट चुन सकते हैं। तो ये बात हुई थी पूना में, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, और एक गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इनमें गांधी जी के पास अंबेडकर को लेके कौन गए थे, मदन मोहन मालवीय। 2 लोगों के वहां पे साइन है, आपकी गांधी जी के साइन नहीं है, गांधी जी तो जेल में थे, लेकिन डिस्कशन उनके साथ ही हुई थी। साइन 2 लोगों के हैं, अंबेडकर जी के और मदन मोहन मालवीय जी के। तो ये हो जाता है पूना पैक्ट साइन। अब 1934 में ये कांग्रेस पार्टी से कर देते हैं रिजाइन, और ये कहते क्या है, अब मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए पार्टी में, मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा, कुछ नॉर्मल चीजों के ऊपर बात करूंगा, जैसे इन्होंने पहले भी बोला था कि मैं सोशल सोसाइटी के लिए काम करने वाला हूं। अब गांधी जी जो है दोबारा से, अब भाई 34 में तुम रिजाइन हो गए हो, 36 में फिर कहते हैं ये एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर वापस आ जाते हैं 1936 में लखनऊ सेशन में, क्योंकि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। तो दोबारा से ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं। हर साल आईएनसी के सेशंस होते हैं, हर साल आईएनसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चेंज होते हैं। ऐसा ही जब इलेक्शन हुआ था 1938 का, तो 2 लोग उस इलेक्शन को लड़ रहे थे, एक थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे आपके डैट इज पत्ताभी सीतारमैया। ये एक्चुअली 38 नहीं है, 39 है। तो 39 देखो, सुभाष चंद्र बोस जी तो हैं जो 1938 और 39 दोनों सेशन जीते थे। एक्चुअली जो 39 का सेशन था ना, 39 के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी भी लड़ रहे थे, और गांधी जी ने एक पर्सन को नॉमिनेट किया था जिनका नाम था पत्ताभी सीतारमैया। पत्ताभी सीतारमैया को जो है गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जीत कौन गए थे, That was सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ते चले गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कर दिया रिजाइन की भाई मैं गांधी जी के साथ डिफरेंसेस नहीं लेके आना चाहता। तो ये एक इवेंट हुआ था त्रिपुरी सेशन में। सुभाष चंद्र बोस जी जो दूसरा सेशन जीते थे, डेट वाज त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। ओके, 38 जो है हरिपुरा सेशन, दोनों सेशन ये जीते थे। अब उसके बाद जो गांधी जी का मेजर इवेंट आता है, क्योंकि उस टाइम पे बातें स्टार्ट होने लग गई हैं हमारी आजादी की, संविधान की। तो हमारे भारत देश में 1940 में अगस्त ऑफर आता है जो हम मना कर देते हैं। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है, क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें जो विंस्टन चर्चिल हैं हमारे मतलब ब्रिटेन के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्रिप्स को भेजते हैं कि भाई बनाओ, इनको मनाओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है और इनका योगदान हमें फिर चाहिए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाहिए था। तो क्रिप्स प्रपोजल की जितनी बातें होती हैं गांधी जी मना कर देते हैं, और गांधी जी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। दैट मीन्स कि ये आगे की डेट का चेक दे दिया गया है जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है। दैट मीन्स आगे की डेट का चेक देना मतलब आजादी,
संविधान। और बैंक लड़खड़ाने का मतलब यहां पे क्या है, दैट इज ब्रिटेन। ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस टाइम पे हार रहा था 42 में। अब जैसे ही क्रिप्स परमिशन जो है उसको ठुकराया जाता है हमारे आईएनसी के द्वारा, गांधी जी द्वारा, तो यहां पे एक मूवमेंट लॉन्च होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए ये पहली बात तो इनके कोई लीडर नहीं थे। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे से स्टार्ट करी जाती है। वहां पे एक जो है एक जगह है गवालिया टैंक, वहां से, और अरुणा आसफ अली जी वहां पे तिरंगा लहराती हैं। उषा मेहता जी वहां पे ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश में जो है बताती हैं कि हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो चुकी है। और गांधी जी यहां पे स्लोगन देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। ये करो या मरो जो लोगों ने जो ले लिया इस चीज को, ये उल्टा ले लिया कि भाई उनका मतलब था देश के लिए कुछ करना है, नहीं तो मर जाना है। लेकिन इन्होंने, लोगों ने क्या समझा, गांधी जी ने अनाउंस कर दिया करो या मरो, मतलब इनको मारो या मर जाओ। ये इस तरीके का जो है लोगों ने इसको अपना लिया। तो पूरे भारत देश में वायलेंस होने लगी, पूरे भारत देश में जो है वायलेंट मूवमेंट बन गई। ये क्या, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके तो इसी चीज के चलते चलते इनको जेल में डाला गया। इनको जेल में डाला गया आगा खान पैलेस इन पुणे। और इसी दौरान जो इनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी जी, इनकी देहांत हो जाता है। और जो ये जब ये जेल में थे 18 महीने बाद 1944 में, और इनको जो है मलेरिया अटैक हुआ था, जो इनकी वाइफ है, तो इनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद इनको 1944 में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, वर्ल्ड वॉर 2 में गांधी जी ने नहीं बोला। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही एंड होती है, अंग्रेजों को पूरी क्लियर इंडिकेशन होती है कि पावर जो है अब हमें ट्रांसफर करनी होगी, दैट मींस इंडियंस को ट्रांसफर करनी होगी। इसीलिए गांधी जी जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है ये सारी की सारी चीजों को जो है खत्म करते हैं। और सभी जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको छुड़वाने की बात यहां पे होती है, तो उनको छुड़वा भी देते हैं, इंक्लूडिंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। सारे के सारे लीडर्स भी यहां पे छूट जाते हैं। ओके अब यहां पे क्या है, देखो गांधी जी ने कभी भी पार्टीशन के लिए नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आजादी के लिए बोला था। और उन्होंने पार्टीशन धर्म के आधार पे नहीं बोला। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे दिल में, हमारे खून में, हमारे रक्त में, ब्लड में ऐसी चीजें भर दी थी धर्म की। आज भी है, मैं इंडिया में हूं, मैं भी इंडिया में रहता हूं, आप भी इंडिया में रहते हैं, आज भी इंडिया में यही चीज है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो ये जो चीज है, ये इन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि मैं इस चीज के आधार पे जो देश को नहीं मतलब पार्टीशन करना चाहता, मुझे सिर्फ ये है हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे रहें और देश आजाद हो जाए। तो ये कभी भी एग्रीमेंट में नहीं आया कि देश को रिलीजियस चीजों के ऊपर पार्टीशन कर दिया जाए। ये तो पार्टीशन चाहते भी नहीं थे, ये तो चाहते थे कि सारे लोग इकट्ठे रहें। तो इसीलिए गांधी जी ने सेलिब्रेट नहीं किया इंडिया की इंडिपेंडेंस। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे तो है कहां पे थे गांधी जी? एक्चुअली नोखाली जगह है, उस टाइम पे मतलब कैलकाटा वाला जगह था, आजकल बांग्लादेश में है। तो वहां पे जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं ना, वो सॉल्व करवा रहे थे। तो कहने का मतलब पार्टीशन के टाइम पे ये पर्सन जो है, ये बंदा जो है हमारा, दैट इज महात्मा गांधी, ये देश के लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से वही काम कर रहा है। क्या? सोसाइटी के लिए, भाई अच्छा है मत लड़ो, ये करो वो करो, सबके झगड़े खत्म करवाने की बात कर रहा है। तो वो ये है जी गांधी जी। ओके अब बात करें, गांधी जी की जो डेथ होती है वो हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ओम बिरला पैलेस में, जब ये प्रेयर वहां पे मीटिंग अटेंड करके निकल रहे होते हैं, तो नाथूराम गोडसे इनको गोली मार देते हैं। और नाथूराम गोडसे जब गोली मार देते हैं तो इनके जो गांधी जी के लास्ट वर्ड थे वो थे हे राम। हे राम इनसे मुंह से निकलता है और इनकी डेथ हो जाती है इंस्टेंटली, मतलब उसी टाइम 30 जनवरी 1948 को। ओके लेकिन अगर मैं महात्मा गांधी जी की लेगेसी के बारे में बात करूं, तो महात्मा गांधी जी की लेगेसी आज भी है, जो हम नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, हम नहीं मानते, काफी लोग नहीं मानते, मैं मानता हूं, आप में से काफी नहीं मानेंगे। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अनटचेबल्स के लिए, जिसे उस टाइम पे छुआछूत वर्ड यूज करते थे, अंबेडकर जी ने सपोर्ट किया था। लेकिन जब गांधी जी, मैंने कहा था ना मास लीडर हैं, गांधी जी मास लीडर हैं, तो इन्होंने अनटचेबल्स के लिए एक पेपर भी जारी किया, हरिजन। और इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी स्टार्ट करी 1932 में, जो कि बात करती है इनके राइट्स के ऊपर बात करती है। क्योंकि विद टाइम ये भी इवॉल्व हुए, गांधी जी भी इवॉल्व हुए कि नहीं, देश को इनकी जरूरत है।
तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा का टाइटल दिया कि यार ये सुपीरियर बंदा है, ये ग्रेट बंदा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला जाता है कि इनको बोला था पहली बार फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। और यूएन ने जो इनका डे है, यानी कि इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर को, उस दिन सेलिब्रेट करना बोला नॉन वायलेंस डे, अहिंसा का दिवस। और जो नेल्सन मंडेला, जो हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, तो उन्होंने इनकी जो चीजें हैं उनको अपनाया, सत्य की राह पे चलना, नॉन वायलेंस वाली चीजें और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये सब चीजें इनकी फॉलो करी। तो आप क्यों नहीं कहेंगे कि ही इज द फादर ऑफ नेशन? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनकी सारी चीजें लोगों ने अपनाई है, हमारे देश के लोगों ने अपनाई है, देश आजाद हुआ है, बाहर के लोग अपना रहे हैं। लेकिन एक चीज अगर मैं देखी जाए, अभी कुछ टाइम पहले जो है 2-3 साल पहले एक आरटी फाइल करी गई थी, महात्मा गांधी जी नेवर डिक्लेयर्ड फादर ऑफ नेशन। ये आरटीआई में बोला गया था कि ये बोला गया है कि इनको कभी भी फादर ऑफ नेशन नहीं बोला गया। क्या आप लोग इनको फादर ऑफ नेशन समझते हैं या नहीं समझते? आपको लगता नहीं है कि इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाना चाहिए? तो अगर आपको कुछ भी लगता है इनके बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना। क्या इनको फादर ऑफ नेशन नहीं कहना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे देश में जो इन्होंने कारनामे किए हैं, या इन्होंने देश के लिए किया है, या देश आजाद इनकी मदद से भी हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो क्या लगता है आपको इस लेक्चर्स को सुन के? आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि इनको राष्ट्रपिता बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, फादर ऑफ नेशन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप ऐसा कोई और भी लेक्चर चाहते हैं, इसी तरीके का कोई लेक्चर चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी सब कुछ जो चीज़ें होती हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं।